हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें बड़ा ट्विस्ट ये देखने को मिल रहा है कि जो भागलपुर सीट है वो बीजेपी के खाते से जेडीयू के खाते में चला गया है। और इस सीट शेयरिंग के मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार बीजेपी में प्रवक्ता निखिल आनंद जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। निखिल जी, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। निखिल जी, आज जो ऐलान किया है आप लोगों ने, सीट का बंटवारा किया है, सार्वजनिक तौर पे इसकी घोषणा कर दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र लक्ष्य के साथ 2019 के चुनाव में जा रही है कि हम बिहार की 40 सीटों पर हम दावेदारी करें, 40 सीट जीतें और नरेंद्र मोदी जी को देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। सीटों का जो शेयरिंग है, सीट किसके खाते में, कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी एनडीए घटक की, वो आज घोषित हुई है। और जो कैंडिडेट चयन की एक प्रक्रिया है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड से होते हुए वो ऐलान समय के अंतराल में सभी के पार्लियामेंट्री बोर्ड हैं, सभी दलों के, वो अपने अपने तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू करेंगे। लेकिन हम इस वक्त पूरे तन मन धन से एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सहयोगियों का, हर एक सहयोगी पार्टी का कार्यकर्ता बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। देखिए, सीट का बंटवारा 17-17 तो हुआ है, लेकिन जो देखने को मिल रहा है कि जो सीट भागलपुर सीट आपके खाते में थी वो जेडीयू के खाते में चला गया है। जी बिल्कुल। देखिए, पिछली मर्तबा भागलपुर सीट से हमने चुनाव लड़ा था, वो सीट हम हार गए थे। और जब हम गठबंधन में लड़ते हैं तो किसकी कौन सी सीट है, क्या है, और भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सदस्यों की संख्या के लिहाज से एक विशालकाय पार्टी है। हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, जमीनी धरातल पर हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है। बिहार में करीब 70,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, ये सीट वो सीट की बात नहीं, हम अपने गठबंधन सहयोगी को एकोमोडेट करना चाहते हैं और एकोमोडेट करना जानते भी हैं। यूपीए की तरह नहीं कि यूपीए में कांग्रेस जिसको अपना घटक बनाती है उसको समाप्त करने का काम करती है। हमारे साथ जो भी घटक होते हैं वो फ्लोरिश करते हैं। आपने पिछले दिनों का एग्जाम्पल बता दूं कि रालोसपा हमारी गठबंधन की घटक थी, उनके विधायक भाग गए, सांसद भाग गए। उपेंद्र कुशवाहा जी को हमने केंद्र में मंत्री बना के रखा था, कितना सम्मान दिया था। जीतन राम मांझी जी को, अब किसी को अपने बेटे को विधायक सांसद विधान परिषद में भेजने के लिए वो, हालांकि उन्होंने पाला बदल लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि जन आकांक्षा रैली जब हुई तो तेजस्वी यादव के पहले बिहार का एक बुजुर्ग नेता, बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पहले भाषण दिलवाया जाता है। यानी इतनी इज्जत फजीहत करके यूपीए में लोग हैं, एनडीए में जो भी घटक है हमारा पूरे सम्मान के साथ, आश्वस्त भाव के साथ है और बिहार की सभी 40 सीटों पर दावेदारी करके। लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि भले ही बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी हो, बड़ा संगठन हो, लेकिन बिहार में जेडीयू उस पर हावी हो गई है और उसी का नतीजा है कि जो भागलपुर सीट है जेडीयू को देना पड़ा है। देखिए, भागलपुर एक सीट है, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है फिर से। और हमारी जो रैली, संकल्प रैली हुई थी, उसमें नीतीश कुमार जी ने भी खुद कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार का नारा। जब नीतीश कुमार जी भी ये नारा लगा रहे हैं तो आपको ये बात मान लेना चाहिए कि एनडीए के घटक पूरे यूनाइटेड फोर्स के साथ, कमिटमेंट के साथ इस चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और हमारे बीच कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई इशूज भी नहीं है, तनिक भी लेश मात्र। और भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा की पार्टी है और हर कार्यकर्ता जो संगठन के प्रति कमिटमेंट है, विचारधारा के प्रति जिसकी कमिटमेंट है, वो कोई इफ बट नहीं, वो संगठन के प्रति, भाजपा के प्रति समर्पित है, संकल्पित है। और वो चुनाव मैदान में कैंडिडेट कोई भी हो, सीट किसके खाते में है वो भी ये कोई नहीं देख रहा है, इतना उत्साह है। और हम सभी सीधे चुनाव मैदान में 40 सीट
की दावेदारी कर रहे हैं। आपने जीतन राम मांझी जी की बात की, आपने उपेंद्र कुशवाहा की बात की, आपने कहा कि दोनों को मैंने बहुत ही मान सम्मान दिया, लेकिन ये लोग जो दोनों लोग हैं दोनों बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हैं, बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर होता है। बीजेपी दलित और पिछड़ा विरोधी है। ये देखिए, जब अब उन लोग को अपने अपने स्वार्थ में जब भागना था तो कुछ तो आरोप लगाना था, लेकिन उनके आरोप का कोई तथ्य नहीं है, बेसिस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उनके पास। देखिए, नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। सामाजिक न्याय का ये काम नहीं है। मैं तो पूछता हूँ तेजस्वी यादव जी से कि कोई भी ऐसा ऑनलाइन या ऑफलाइन रिकॉर्ड या रेफरेंस बताएं जिसमें लालू जी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए कभी मांग की हो। और कांग्रेस की हिपोक्रेसी देखिए कि जिस राजीव गांधी ने 3 घंटे तक पानी पी पी कर मंडल कमीशन का विरोध किया, जब ये मंडल कमीशन वीपी सिंह जी की सरकार में भाजपा समर्थित जो सरकार थी उसने लागू किया, उसके बाद एक ओबीसी कमीशन बनता है। संविधान की अवधारणा के आधार पर बने एक संवैधानिक आयोग को ही संवैधानिक दर्जा नहीं था। ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी थी। ये एक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कांग्रेस ने किया और हमने तो वो काम किया। 13 पॉइंट रोस्टर पे हमने एक स्टेप लिया, बड़ा स्टेप लिया। फिर आप इसके अलावा देखिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को हमने किया। जो गरीब सवर्ण समाज के लोग थे उनके लिए 10% आरक्षण का। बिहार में भी अब 20% जो अति पिछड़ा समाज के लोग थे उनको पंचायती व्यवस्था में 3 टियर सिस्टम में हमने आरक्षण दिया। 50% महिलाओं को दिया, 35% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दिया। ये सब काम है। देखिए, सामाजिक न्याय कोई जातिवाद का एजेंडा नहीं है, सबको समानता, सबको बराबरी, सबको भागीदारी का सिद्धांत है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद कहा है कि ये लोग सिर्फ भया दोहन की राजनीति करते हैं, दलितों पिछड़ों के बीच विष बोने का काम करते हैं। लेकिन हम काम करके दिखाते हैं। और एक चीज़ सभी को जानना चाहिए कि चाहे लोहिया जी का एंटी कांग्रेसिज्म का मूवमेंट था, पॉलिटिकल मूवमेंट था, वो किसके सहयोग से सक्सेसफुल रहा? जनसंघ के सहयोग से। मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी या एंटी इमरजेंसी मूवमेंट जनसंघ का पूरा सहयोग था। आप वो मोरारजी देसाई की सरकार जिसने मंडल कमीशन का गठन किया था, जनसंघ समर्थन कर रहा था। जब मंडल कमीशन आया वीपी सिंह की सरकार, तो भाजपा समर्थन कर रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरक्षण का नैतिक समर्थन किया था। और यही नहीं, आप पिछले दिनों जाए, आज जो ये जाति जनगणना की बात करते हैं, जब उस पर पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा था, डिबेट पुराने निकाल के तेजस्वी यादव को सुनना चाहिए कि हमारे जो अभी के वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने क्या कहा था। गोपीनाथ मुंडे जी का स्पीच सुनिए, सुषमा स्वराज जी का स्पीच सुनिए, सबने अफर्मेटिव नोट में ये बातें कही थी। लेकिन कांग्रेस ने पूरे सेंसस को सेंसस फ्रॉड बना दिया। सेंसस एक्ट के तहत सेंसस होता है, कास्ट सेंसस के लिए 2 सवाल जोड़ने थे उसमें। सेंसस एक्ट के तहत होने वाले सेंसस से कास्ट सेंसस को अलग करके एक बार में सेंसस हुआ, दूसरे बार में कास्ट सेंसस कराया। और हुआ क्या कि अल्टीमेटली वो कास्ट सेंसस सैंपल सर्वे बन के रह गया। अब डेटा है ही नहीं तो डेटा कहाँ से आएगा? और ये लोग जो आरजेडी के लोग जिनको कोई जानकारी नहीं है, कहते हैं कि जाति जनगणना प्रकाशित करो। अरे प्रकाशित कहाँ से होगा? ये तो सवाल उनको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने सेंसस फ्रॉड क्यों किया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कमीशन का, ओबीसी कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड क्यों किया। तो ये सारे सवालों पे नैतिक वैचारिक आधार पे अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो कांग्रेस सबसे देश की हिपोक्रेट पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने फर्स्ट इलेक्टेड ओबीसी प्रेसिडेंट सीताराम केसरी जी को जिस तरह से धकिया कर, कुर्ता फाड़ कर कांग्रेस इलेक्टेड समय रहते उनको निकाल दिया था। और केसरी जी के नेतृत्व में भी कांग्रेस एक चुनाव लड़ी थी जब 140 सीटों के बराबर उसको आया था सीट। और आज तक केसरी जी ने के समय में जितनी सीटें आई थी, आज तक कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं आई। ये ओबीसी समाज के सम्मानित नेता सीताराम केसरी की आह कांग्रेस को लगी है। कांग्रेस कभी उबर नहीं सकती है। और 2019 के चुनाव में कांग्रेस का विपक्ष नेता की जो हैसियत नरेंद्र मोदी जी के मर्सी पिटीशन पर मिली थी वो भी खत्म हो जाएगी। देखिएगा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी उसके जगह ले मुद्दों को आप गिना रहे हैं, SC/ST एक्ट, 13 पॉइंट रोस्टर। आपके विरोधी तो कहते हैं
कि ये सब जो स्टेप उठाए गए हैं, सब जैसे किसी को लालच दे देते हैं, किसी भूखे आदमी को रोटी फेंक देते हैं, फिर खींच लेते हैं। कहा जा रहा है कि सब जो साजिश रखी जा रही है, आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश बता रहे हैं लोग। ये एज ए जर्नलिस्ट आपको भी जानना चाहिए कि अध्यादेश, एक बार जब अध्यादेश पारित हो जाता है, अध्यादेश को वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 13 पॉइंट रोस्टर पे कैबिनेट ने अध्यादेश पारित किया है, ठीक है। उसके बाद हमने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पे अध्यादेश पार्लियामेंट से पास किया। इसी तरह से हमने जो भी डिसीजन लिया है वो कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लिया है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत डिसीजन लिया गया है। वो कांग्रेस उसको बदल सकती है, हम नहीं बदलने वाले हैं। आखिरी सवाल, जो आपके विरोधी हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी की हवा में सभी बह जाएंगे। तेजस्वी सिर्फ ट्विटर पे है, फेसबुक पे है। तेजस्वी यादव से विधायकों को मिलने में दिक्कत होती है। जिला स्तर में कितने जिलों में उन्होंने प्रवास किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे इतने नेता, उन्होंने जिला और गांव प्रवास किया है। तेजस्वी यादव ने खुद कभी किया है क्या? उनके प्रखंड स्तर के, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता से उनकी मुलाकात नहीं होती है। देखिए, ये सिर्फ लालू जी का सेंटिमेंट थोड़ा बचा हुआ है, उसकी भीड़ जुटती है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से कांग्रेस की गोद में बैठकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उस कांग्रेस की गोद में बैठकर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कभी भी तेजस्वी ने जो सामाजिक न्याय की बात जो की है, जो सवाल उठाए हैं, उस पर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कभी उनको इंडोर्स किया है क्या? ये झूठ मूठ का नया हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। बीजेपी पर कम्युनलिज्म का आरोप लगाते हैं और ये सेक्युलरिज्म का प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, सेक्युलरिज्म का। और इन दोनों के बीच में सोशल जस्टिस की पूरी लड़ाई की धार को कुंद करने की एक बड़ी साजिश है। तेजस्वी यादव को मैं कहता हूं कि कांग्रेस से बच के रहें, चेत के रहें, नहीं तो लालू जी को जिस तरह से कांग्रेस के रिजीम में जितनी बार लालू जी जेल गए, उन पर चार्जशीट हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, और तेजस्वी यादव को भी कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। एक बात बताइए कि एनडीए गठबंधन को बिहार में कितने सीट? 40 सीट हम जीतेंगे। चूँकि अभी आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन में जिस तरह के द्वंद्व की स्थिति है, सभी पार्टियां एक दूसरे को बड़ा साबित करने में, खुद को बड़ा साबित करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त है, और ये लोग एक दूसरे को हराएंगे। और तेजस्वी यादव और लालू जी ने कांग्रेस को 2 डिजिट में सीट दे दिया है, जबकि महागठबंधन के भीतर कम से कम उपेंद्र कुशवाहा जी की और जीतन राम मांझी की हैसियत कांग्रेस से ज़्यादा है। उनको झुंझुना पकड़ा रहे हैं ये लोग। इस द्वंद्व में महागठबंधन ध्वस्त हो जाएगा और एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी। नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद जी, जिनका दावा है कि बिहार में एनडीए को 40 से 40 सीट मिलेगी और नरेंद्र मोदी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।